हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर ये जो घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज को कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में हमारा जो है चैप्टर वो रहेगा सिंचाई एवं नहरें। तो चलिए शुरू करेंगे, देखेंगे सिंचाई एवं नहरें जो चैप्टर है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखेंगे भारत में सिंचाई एवं नहरें। भारत की ये स्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर के देश का अधिकांश क्षेत्रीय उच्च तापीय मंडल में समाहित है। ऊंचे तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। अतः यहाँ पर ये बोई गई फसलों हेतु क्या है, मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो ऊंचा तापमान पाया जाता है, इसके कारण यहाँ पर अधिक ही वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन जो है मतलब अधिक होता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर क्या है, सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं। वर्ष 2018 से 19 के ये जो आंकड़े हैं, इनके आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन जो है नलकूप हैं, जिनका शुद्ध ये सिंचित क्षेत्र लगभग कितना 48.51% का योगदान रहता है इनका, किसका, नलकूपों का। नलकूप और कुओं को जोड़ करके शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो का परसेंट रहता है, तो ये कितना 63.94% रहता है। और नहरों द्वारा जो मतलब सिंचा गया क्षेत्र होता है, तो वो 22.96% तथा ये जो टैंक्स के द्वारा मतलब सिंचा गया क्षेत्र होता है, तो ये कितना रहता है, ये 2.33% रहता है। और शेष जो रहता है, तो ये 10.77% में सिंचाई के अन्य साधन भी सम्मिलित हैं। और ये कृषि गणना 2015-16 में देश में जो है, ये जो कृषि गणना 2015-16 में हुई थी, तो इसमें देश में सिंचाई की दृष्टि से जो निवल सिंचित क्षेत्र है, तो ये उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय और राजस्थान का जो ये तृतीय स्थान इसमें रहा है। उत्तर प्रदेश मतलब ये सिंचाई वाले क्षेत्र में जो है पहले स्थान पर रहा है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है और राजस्थान जो है तो ये तृतीय स्थान पर रहा है। भारतीय जो ये सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली जो है, तो वो पहली है लघु सिंचाई परियोजनाएं। लघु सिंचाई परियोजनाएं जो है, इसके तहत कितना 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें ये कुआं, नलकूप, पंपसेट, तालाब और ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर या एनीकट मतलब जो भी हैं, ये सभी शामिल हैं इसमें लघु सिंचाई परियोजनाओं में। भारत में सिंचाई की लगभग कितनी, ये 62% की आपूर्ति जो है किससे, लघु सिंचाई परियोजनाओं से ही होती है। और जो ये मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत क्या है, तो ये 2000 से लेकर के कितना 10,000 हेक्टेयर तक का क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। और जो बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनके तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्र, मध्यम मतलब 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से जो है देश की कितनी 38% की सिंचाई की आवश्यकता जो है पूरी होती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, आगे बात करेंगे विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर जो है, ये विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से गंगा नहर है। इसका निर्माण ये कब 1927 में बीकानेर के ये राजा थे, उस समय महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था। यह नहर जो है, तो ये सतलज नदी से कहाँ, फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है गंगा नहर। आगे बात करेंगे पूर्वी यमुना नहर जो है, तो पूर्वी यमुना नहर ये यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला या वर्तमान यमुनानगर जिला हरियाणा के निकट से निकाली गई है और मुख्य नहर है। इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 197 किलोमीटर इस मुख्य नहर की लंबाई है। और इस प्रकार इस नहर प्रणाली द्वारा क्या है, तो ये हिंडन, यमुना दोआब के ये सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जनपद जो है, तो इनको सिंचाई की सुविधा मतलब उपलब्ध कराई जाती है इस नहर के तहत। और पुनरुद्धार के पश्चात जो है, यह नहर प्रथम बार कब 1830 में चलाई गई थी। मतलब पहली बार ये नहर जो है, तो कब 1830 में ये स्टार्ट की गई थी। इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है तथा ये अक्टूबर आने तक इसमें क्या है, जलापूर्ति जो है मतलब शून्य हो जाती है। इसमें जुलाई से जो है इस नहर में पानी की कमी होने लगती है और अक्टूबर तक जो है इसमें पानी एकदम मतलब ख़त्म ही हो जाता है। तो इस समस्या के समाधान हेतु ये ताजेवाला से लगभग कितने 3 किलोमीटर ऊपर जो है हथनी कुंड बैराज हरियाणा में, इसमें मतलब हथनी कुंड बैराज जो है, तो ये हरियाणा में बनाया गया है।
बस इतने याद रखना है कि हथनी कुंड बैराज कहाँ पर, हरियाणा में बनाया गया है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण तो ये 1842 ईस्वी में कराया गया था और इस परियोजना के जो जनक थे तो सर ये पीटी काटले थे। इस नहर से प्रथम बार कब 8 अप्रैल 1854 को इससे पानी छोड़ा गया था। ये नहर कहाँ से, ये नहर हरिद्वार के ये भीमगोड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है और मुख्य ये ऊपरी गंगा नहर की लंबाई कितनी है, तो ये 298 किलोमीटर है ये। तथा नहर प्रणाली की जो है लंबाई कितनी है, तो ये जो है तो ये 6496 किलोमीटर है। 6496 किलोमीटर कुल, मतलब जो नहर कुल जो ये नहर प्रणाली है इसकी लंबाई है। इस नहर प्रणाली के द्वारा ये हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जनपदों में जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आगे बात करेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश के ये शारदा घाघरा दोआब में स्थित ये पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में ये जो सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या है, ये जनपद जो चंपावत की ये खटीमा में बनवासा के पास ये शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण किया गया है और इसके दाहिने तट से जो है तो ये शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। मुख्य नहर जो है तो इसकी लंबाई कितनी 44.3 किलोमीटर है तथा शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई तो ये जल शाखाओं की लंबाई प्लस रजबहे जो है और मतलब जो है क्या ये जो है अल्पिकाओं की लंबाई सहित कितनी है, तो ये 9961.3 किलोमीटर है। और इस परियोजना पर जो मतलब कार्य आरंभ हुआ था तो ये कब हुआ था, 1918 में आरंभ हुआ था और वर्ष 1928 में ये परियोजना जो है पूर्ण मतलब रूप से इसको मतलब ये चला दी गई थी, इसको मतलब लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। ये इसके द्वारा आपूर्ति की जानी प्रारंभ हो गई थी। निचली गंगा नहर का उद्गम जो है तो ये स्थल कहाँ से हुआ था, नरौरा बुलंदशहर से। ये निचली गंगा नहर जो है तो इसका उद्गम कहाँ है, नरौरा बुलंदशहर में। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो ये 98 जो है 0.8 किलोमीटर तथा ये पूर्ण नहर प्रणाली जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 8278 किलोमीटर पूर्ण जो नहर प्रणाली है इसकी लंबाई है। गंगा नदी के दाहिने तट से जो ये निचली गंगा नहर की अभिकल्पना कब, ये 1869 में की गई थी। और इस योजना की स्वीकृति कब मिली थी, तो इस योजना की स्वीकृति ये 9 नवंबर 1871 को दी गई थी। परियोजना का निर्माण कार्य जो था तो परियोजना का निर्माण कार्य ये पूर्ण करके निचली गंगा नहर को 1878 में प्रथम बार चलाया गया था। जो इस प्रणाली की मुख्य शाखाएं थीं उसमें थी फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा और ये भोगनीपुर जल शाखा इसमें ये मुख्य थी। अब हम बात करेंगे किसकी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो थी तो इसका शिलान्यास ये मार्च 1958 में हुआ था और उस समय जो है तत्कालीन ये गृह मंत्री थे कौन, गोविंद वल्लभ पंत जो जी थे, ये गोविंद वल्लभ पंत ने इन्होंने किया था। इसका उद्गम ये कहाँ पर, पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित ये हरिके बांध है और यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई कितनी है, तो ये 649 किलोमीटर है। इस नहर से जो है तो ये पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना के अंतर्गत ये गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक ये 740 किलोमीटर लंबा बैराज बनाया गया है जिसमें कुछ नहरें भी निकाली गई हैं। नेक्स्ट है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज का निर्माण ये 1975 में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था और इस बैराज के जो ये दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा क्या है, गंगा नदी की ये कितने 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर जो है मोड़ दिया गया और इसकी जलवहन क्षमता जो यही इसकी ये जलवहन क्षमता होगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये जो है केरल के पलक्कड़ जिले में, ये केरल के पलक्कड़ जिले में चेरू पुन्नमा पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है और यह मंगलम की सहायक एवं भरत पूजा की उप सहायक नदी है। यह बांध कब, तो ये 1966 में निर्मित हुआ था। आगे यहाँ पर बात करेंगे ये माला नहर तंत्र। माला नहर तंत्र को किसने, कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि ये नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया इन्होंने दिया था। बाद में KL राव का नाम भी इसमें जुड़ गया था और उस समय ये प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने ये 27 जनवरी 2003 को जल संग्रहण से ये संबंधित विकास योजना एक हरियाली का शुभारंभ किया था।
ये हरियाली योजना है, मतलब बहुत पूछ ली जाती है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका संबंध किससे है? तो ये जल संग्रहण से संबंधित है हरियाली योजना। इसका उद्देश्य देश भर में जल संभर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ये वित्तीय और प्रशासनिक रूप से क्या है, पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना है। आगे बात करेंगे यहाँ कृषि गणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में ये निवल बुआई क्षेत्र लगभग कितना, ये 140.03 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग कितना 48.73% क्षेत्र पर ही क्या है, ये सिंचाई की सुविधा मतलब उपलब्ध है। और कृषि की मानसून पर निर्भरता जो है ये कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कब ये 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे। ये विकास कार्यक्रम जो हैं तो ये हैं समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और ये मरुभूमि विकास कार्यक्रम है। आगे बात करेंगे, इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया था, जिसे क्या कहा गया था, जिसे ये समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है तो ये मृदा, जल और वनस्पति जैसे अवक्रमित ये प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके ये पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है, ये मृदा ह्रास पर रोक लगती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन जो है तालाब है। जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है तो उसमें ये सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है, तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का जो है आसानी से निर्माण नहीं संभव हो पाता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ जो हैं ये भी मौसमी होती हैं, जिसके कारण नहरों में भी पानी का अभाव हो जाता है और ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल ये संसाधनों की दृष्टि से प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र जो हैं। उत्तर प्रदेश में ये विभिन्न साधनों द्वारा जो सिंचित क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश में जो ये विभिन्न साधनों के द्वारा शुद्ध सिंचित मतलब ये क्षेत्रफल का परसेंट है, तो ये नलकूप के द्वारा कितना है 74.6%, नहरों के द्वारा कितना 15.2%, कुओं के द्वारा 8.8% है और टैंक्स के द्वारा तो ये 0.6% तथा अन्य साधनों के द्वारा तो है कितना 0.8% जो है। नलकूपों के द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है तो ये किसके द्वारा, नलकूपों के द्वारा ही होता है। नलकूपों के द्वारा ही अत्यधिक सिंचाई मतलब उत्तर प्रदेश में होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। पट्टी सीमा परियोजना तो ये जुड़ी है किससे, कृष्णा और गोदावरी से। किससे, कृष्णा और गोदावरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो घाट प्रभा नहर परियोजना जो है तो ये कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, बाकी जवाई परियोजना जो है तो ये तमिलनाडु में नहीं है। जवाई परियोजना तो ये राजस्थान में लूनी की सहायक ये जवाई नदी से संबंधित है। और वहीं उकाई नहर परियोजना ये तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई, जिसका संबंध गुजरात से है। घाट प्रभा परियोजना ये कर्नाटक की घाट प्रभा नदी और नीरा नहर परियोजना ये महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी नीरा नदी से संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कथन ए कह रहा है यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। कथन ए कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। कारण आर यहाँ पर लिख रहा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों करेक्ट है, इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में जो है विद्यमान है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है,
तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा है, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये करेक्ट है। दूसरा है, देश में सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत कुएं हैं। यही वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि देश में, भारत में जो है सिंचाई का अधिकांश स्रोत कौन है? नलकूप है, ना कि कुएं। इसकी एक्सप्लेन जो हम अभी देख चुके थे, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का जो है प्रतिशतांश क्या है? सर्वाधिक है। तो ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा में 2011 के अनुसार। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। तो ये कौन सा है? ये है पंजाब। जब मतलब ये 2015-16 में भारत में ये जो सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य था, तो वो कौन था? पंजाब था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पर बताना है सही है? सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में, तो पहला यहाँ पर है, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, करेक्ट है। दूसरा है स्टेटमेंट, ये वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का जो है क्या है? मतलब एकमात्र साधन है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। इसमें जल के उपयोगी एवं अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांश क्या है? नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, भौम जल स्तर को कम होने से रोका जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक अथवा ये बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है क्या? तो ये PWP सिंचाई को। किसको? PWP सिंचाई को। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये PWP या परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट सिंचाई जो है, मतलब ये तो क्या है? ये सिंचाई जीवन रक्षक अथवा ये बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है। इसकी अभाव में क्या है? पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है कहाँ पर? सरयू पार मैदान में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? नहरों का मतलब अभाव पाया जाता है, नहरें बहुत कम हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो वर्तमान में जो है सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ही होती है। और उसके बाद कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग कितना? ये 83.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप एवं ये कूप से सिंचित है, जो भारतीय कुल सिंचित क्षेत्र का कितना? 28.19% है। इसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, ये सब फिर उसके बाद और आते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र में 1, 2, 3, 4 और 4 अंकों से दिखाए गए कि भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्धि भूतल जल संसाधनों की जो दृष्टि से है, तो अवरोही क्रम में सही इसका अनुक्रम दिया गया है। यहाँ पर ये मतलब एक मैप दिया गया है, तो इसमें ये जो 1, 2, 3, 4 है, तो ये किसको मतलब यहाँ पर देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। तो यहाँ पर जो है, तो ये उत्तर प्रदेश को, जो कि कितना? उत्तर प्रदेश को जो चौथा यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये जो है, तो ये क्या है? यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश को मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश को ये कितना?
7.2 बिलियन ये क्यूबिक मीटर, और महाराष्ट्र में कितना है मतलब क्षेत्र, तो ये 15.29 मिलियन क्यूबिक मीटर, और पश्चिम बंगाल में तो ये 8.38 बिलियन क्यूबिक मीटर है। असम में कितना, तो ये 2.06 बिलियन क्यूबिक मीटर है यहाँ पर। मतलब ये सिंचाई के लिए उपलब्ध जो वार्षिक ये भूतल जल संसाधन है इनके यहाँ पर ये विवरण मतलब राज्यवार दिया गया है। तो यहाँ पर इनका अवरोही क्रम जो है इस प्रकार हो जाएगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर लास्ट में सबसे कौन सा, असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित करने वाले कौन थे, तो वो दिनसा जी दस्तूर थे। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जी दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में ये के.एल. राव का नाम भी इससे जुड़ गया। तब जल संसाधन मंत्रालय ने इन दोनों नदी जोड़ व ये माला नहर तंत्र को ही क्या अस्वीकृत कर दिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन को। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सर आर्थर कॉटन ये ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने ये दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई की व्यवस्था में जो ये उल्लेखनीय कार्य किए थे, इसलिए जो ये सर आर्थर कॉटन है इनको दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो ये सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। किससे, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये लघु सिंचाई परियोजनाएं जो हो तो इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल हैं। भारत में सिंचाई की जो है तो ये 62% से क्या है, अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। वहीं बृहद और ये मध्यम परियोजनाओं से लगभग कितना 38% सिंचाई की क्षमता जो है पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता कितनी है। तो इसकी जलवहन क्षमता कितनी है, तो ये 40,000 क्यूसेक है। कितनी, 40,000 क्यूसेक। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। फरक्का बैराज का निर्माण ये वर्ष 1975 में हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया, और इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा ये गंगा नदी के लगभग कितने 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया है, और यही इसकी जो है तो ये जलवहन क्षमता होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम सिंचाई परियोजना है कहाँ पर, ये केरल में है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरू कुन्नम्मा पूझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। यह परियोजना वर्ष 1966 में पूरी हुई थी, और चेरू कुन्नम्मा नदी जो है ये मंगलम की सहायक एवं भरत पूझा की उप सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर जो है कहाँ से, तो ये गंडक नदी से निकलती है। कहाँ से, गंडक नदी से। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक जो है 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। इसमें कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से ये सारण सिंचाई नहर भी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर जो है तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। इसका उद्गम स्थल जो है तो ये कहाँ से, हरिके बैराज से है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई ये 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरिके बैराज या इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है। तो ये है ब्यास और सतलज के संगम पर। किसके, ब्यास और सतलज के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है। तो राजस्थान इंदिरा नहर जो है तो ये कहाँ से निकलती है, या ये ब्यास से और सतलज दोनों नदियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष ये 1958 से प्रारंभ हुआ था, और इसका उद्गम है तो इसका उद्गम जो है इंदिरा गांधी नहर का तो ये सतलज नदी पर हरिके बांध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है तो ये जल कहाँ से प्राप्त करती है, तो ये प्राप्त करती है ब्यास से,
रावी सी और सतलज से, बाकी चिनाब नदी से जल नहीं प्राप्त करती है इंदिरा गांधी नहर। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। इंदिरा गांधी नहर या सतलज, ब्यास तथा रावी नदियों से जल प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर जो है मतलब कुछ ही टेक्निकल का मतलब प्रॉब्लम के कारण जो है वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रही हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।